हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल होंगे और अपनी तैयारियों को बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे पढ़ते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। और दिस इज ललित चौबीसा और आप सब जानते हैं आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आपका। और आप सबको पता है हम कंपनी के कुछ पार्ट के अंदर कंपनी को समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कुछ कंपनी के हमारे टाइप्स जो थे वो हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारी नियंत्रण के आधार पर हमने होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी को पढ़ा था, हमने एसोसिएट कंपनी को पढ़ा था। साथ में जो गवर्नमेंट के बेस पे जो कंपनियां होती है जिसमें 51% शेयरिंग केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अंशतः केंद्र सरकार या अंशतः राज्य सरकार के पास होती है, ऐसी कंपनियां क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनियां, सरकारी कंपनियां कहलाती है। वो भी हमने पढ़ लिया था। साथ में नॉन गवर्नमेंट कंपनी को हमने पढ़ा था। उसके साथ में हमने कुछ नई कंपनियों को डिस्कस किया था, जैसे स्मॉल कंपनी, बिना लाभ वाली कंपनियां, ठीक है, निधि कंपनियां, निष्क्रिय कंपनियां। सेक्शन 455 के अंदर 455 के अंदर ये बताया गया है कि निष्क्रिय कंपनियां होती है, स्लीपिंग कंपनियां, उसको हमने समझा था। ठीक है, साथ में धारा 406 के अंदर निधि कंपनियां होती है, उनको भी हमने समझा था। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियों को हमने क्या किया था? डिस्कस किया था और समझा था। और उसके बाद में हमने जो महत्वपूर्ण जो है वो समझा था, और वो होती है हमारी जितनी भी अंश पूंजियां होती है कंपनी के अंदर, कितने प्रकार की पूंजियां होती है मैंने आपको बताया था। लगभग 5 से 6 प्रकार की कंपनी के अंदर पूंजियां होती है। और उस शेयर कैपिटल को मैंने आपको समझाया था, जिसके अंदर होती है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल, और है ना, ऑथोराइज्ड कैपिटल को मैंने बताया था, जिसे नाम मात्र या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से हमने ऑथोराइज्ड कैपिटल को भी समझ लिया था। और ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? तो मैंने आपको बता दिया, जिसका पार्षद सीमा नियम के अंदर क्या होता है? उल्लेख होता है, और कंपनी ऐसी पूंजी को जुटाने के लिए अधिकृत होती है, ऑथोराइज्ड होती है, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ओनली दिखाया जाता है, मतलब इस अमाउंट को जोड़ा नहीं जाता है। एक कंपनी अपने जीवन काल में हाईएस्ट जो कैपिटल इश्यूड करेगी उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। यहां तक मैंने आपको बता दिया सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। तो हम क्या समझ रहे थे? हमारे कंपनी को समझ रहे थे। कंपनी पार्ट 5 को है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंपनी पार्ट 5 उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपको मैं रिकॉल कर रहा था कि हमने जो जो पढ़ लिया है वो आपको मैं सारा समझा रहा था। तो कंपनी पार्ट 5 जो है वो आज हम सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज बोलो या बिजनेस मैनेजमेंट बोलो, ठीक है, आप सब जानते ही हैं। ओके, तो कंपनी 5 इसका पार्ट 5 के अंदर हम समझेंगे। अभी तक हमने कंपनी के 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया था, है ना, जिसके अंतर्गत हमने क्या, ये सब जो चीजें मैं आपको रिकॉल करवा रहा था, जो मैं आपको समझा रहा था, वो सारी हमने बातें समझ ली थी। अब जो कंपनी की जो अंश पूंजी विभिन्न प्रकार है, उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल को लास्ट मुझे याद है कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि ऑथोराइज्ड पूंजी कौन सी होती है? जिसको जुटाने के लिए कंपनी ऑथोराइज्ड है, कंपनी अधिकृत होती है, और साथ में इसे पार्षद जो हमारे पूंजी वाक्य के अंदर इसको हम दिखाते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? पार्षद सीमा नियम के अंदर हमारे जो कुछ क्लोजेस होते हैं कंपनी के, जैसे मैंने बताया था नेम क्लोज होता है, नाम वाक्य। दूसरा प्लेस क्लोज, स्थान वाक्य होता है। तीसरा दायित्व वाक्य, जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी क्लोज, ठीक है, जिसमें कंपनी के दायित्व बताए जाते हैं। चौथा होता है हमारा कैपिटल क्लोज, जिसको ये जो कैपिटल क्लोज होता है वहां पर इसको ये दिखाया जाता है। ठीक है, किसको? कंपनी की पूंजी को, पार्षद सीमा नियम में। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें जो है वो समझा दी थी। अब कंपनी की सेकंड जो हमारी कैपिटल है, इशूड कैपिटल, उसको हम समझने वाले हैं। शायद लास्ट क्लास में मैंने इशूड कैपिटल को भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार वापस हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी इशूड कैपिटल से। और मैंने बताया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 50, इसके अंदर क्या बताया गया है कि वह पूंजी जो कंपनी के समय समय पर अभिधान हेतु जारी कंपनी जो करती है उसे क्या कहा जाता है? अधिकृत, उसे कंपनी क्या कहती है? इशूड कैपिटल कहती हैं। या दूसरे शब्दों में हम साधारण आसान भाषा में समझे तो हम यूं कहेंगे कि कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने क्या कर दिया है? इशू कर दिया है। ठीक है, यानी कि जनता के अंदर उसको निर्गमित कर दिया है। ठीक है, तो वो पूंजी क्या कहलाती है? निर्गमित पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके अंतर्गत। तो 5 पार्ट के अंदर अभी हमारी क्या पढ़ रहे हैं? हम कंपनी की शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। हम कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको हम यहां पर डिस्कस अभी फिलहाल हम करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के अंदर मैंने आपको सबसे पहले जो है हमारी ऑथोराइज्ड आपको बता दी थी। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, जिसे कंपनी क्या बोलती है? अधिकृत अंश पूंजी। यह बात आपको मैंने कल बता दी थी।
ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है तो मैंने आपको बता दिया, ये एक तरह से नाम मात्र की पूंजी कहलाती है, मतलब कंपनी जुटाने के लिए अधिकृत है ये, इसलिए इसको अधिकृत बोला गया है। ठीक है, या इसको पंजीकृत, एक तरह से रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं, अगर और आसान तरीकों में बताऊं तो कंपनी इससे अधिक जो है वो अंश पूंजी शेयर जो है वो इश्यू नहीं कर सकती। जितनी ऑथोराइज कैपिटल कंपनी ने डिसाइड कर ली है और पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित हो गई है, एमओए के अंदर लिख दी गई है, उससे अधिक पूंजी कंपनी जो है वो शेयर में जारी नहीं कर सकती है। अगर वो जारी करना चाहती है तो उसके संबंध में फिर बहुत अलग से कठिन प्रावधान होते हैं, वो कंपनी को पूरे करने होते हैं। तो अधिकृत पूंजी कंपनी की वो पूंजी होती है जो फाइनल उसके लिए अधिकृत है, ऑथोराइज्ड है। ठीक है, इसे नाम मात्र या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, और सेक्शन मैंने बता दिया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंदर इस पूंजी को बताया गया है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, जिसे जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत है, जिसे जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और इसे किस में दिखाते हैं तो पूंजी वाक्य में दिखाते हैं, जो पूंजी वाला जो क्लोज होता है उसे हम दिखाते हैं। और ये पूंजी वाला क्लोज कहां मिलेगा आपको तो एमओए के अंदर मिलेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मिलेगा। ठीक है, सेकंड बात कर रहा था मैं आपसे, और वो है हमारी इश्यूड कैपिटल। कौन सी है, इश्यूड कैपिटल, जिसे क्या बोलते हैं, निर्गमित अंश पूंजी। इश्यूड कैपिटल को हम क्या बोलेंगे तो हमारी निर्गमित अंश पूंजी हम बोलेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 50, सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 के अंदर ये बताया गया, जिसे कंपनी ने क्या कर दिया है, कंपनी ने इशू कर दिया है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसे क्या बोला जाता है, इशूड कैपिटल कहा जाता है। अधिकृत पूंजी का भाग जिसे कंपनी ने इशू कर दिया है, अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने निर्गमित कर दिया है, जिसे कंपनी ने निर्गमित कर दिया है, यानी कि ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट जिसे कंपनी ने निर्गमित कर दिया है वो निर्गमित अंश पूंजी कहलाती है। ठीक है, एक बार दोनों यहां से लिखेंगे, और उसके बाद थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अभिदत्त अंश पूंजी। क्या बोलते हैं, अभिदत्त। सब्सक्राइब पूंजी जो होती है वो क्या होती है, जो कंपनी ने क्या कर दी है, कंपनी ने जिस तरीके से जो पूंजी निर्गमित की है उसका जितना भाग जो उसके सदस्यों द्वारा यानी कि शेयर होल्डर्स के द्वारा अभिदत्त किया गया है, तो वो अभिधान वाली पूंजी होती है, वही सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 86 धारा 2 उपधारा 86 के अंदर यह बात बताई गई है। ठीक है, उसके बाद होता है जो मांगी जाती है तो वो बोली जाती है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, और जितनी मांगी है उसमें से जितने सदस्यों ने क्या कर दी है, राशि चुका दी है, ठीक है, तो वो कहलाएगी पेड अप कैपिटल। इस तरीके से हमको सिस्टमेटिक तरीके से समझना है, तो आपको एक भी कंसेप्ट दिक्कत नहीं आएगी। तो आया समझ में, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को समझना है। ठीक है, तो आइए थर्ड पॉइंट लिखते हैं हमारा, और वो है हमारा इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सेक्शन 2 सब सेक्शन 86। लिखो थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और इसको हम बोलेंगे अभिदत्त अंश पूंजी, अभिदत्त अंश पूंजी। क्या बोलेंगे इसको हम, अभिदत्त अंश पूंजी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 86। तो सेक्शन आपको याद रखने हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आपको थोड़े से सेक्शन क्या है इनके याद में रखने होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान में। तो अभिदत्त पूंजी क्या होती है, तो एक लाइन में याद रखना, सदस्यों द्वारा अभिधान की गई पूंजी ही अभिदत्त पूंजी होती है। ठीक है, सदस्यों द्वारा अभिधान की गई पूंजी, सदस्यों
द्वारा अभिदान की गई पूंजी। द कैपिटल which is subscribed by members। ठीक है, तो ये पूंजी कौन सी होती है? अभी तक पूंजी सेक्शन 2 सब सेक्शन 86। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है। कॉल्ड अप कैपिटल इसको हम क्या बोलेंगे? मांगी गई अंश पूंजी। मांगी गई अंश पूंजी, और इसी को क्या बोला जाता है? कॉल्ड अप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? पूंजी का वह भाग जो भुगतान के लिए मांगी गई है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पूंजी का वह भाग जो क्या किया गया है? भुगतान के लिए मांगा गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 15। पूंजी का वह भाग जो भुगतान के लिए पूंजी का वह भाग जो भुगतान के लिए मांगा गया है, जो भुगतान के लिए मांगा गया है, कौन सी कैपिटल कहलाती है? कॉल्ड अप कैपिटल। द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप फॉर पेमेंट, the part of the capital which is called up for payment is a कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो पूंजी का वह भाग जो भुगतान के लिए हमसे मांगा गया है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा, वो हमारी मांगी गई पूंजी कहलाएगी। ठीक है, तो नाम से पढ़ना है और इस तरीके से ही पढ़ना है जैसा मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा और सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या करोगे? आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? ऑथोराइज्ड कैपिटल पढ़ लिया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंदर हमने सब्सक्राइब्ड इशूड कैपिटल पढ़ दिया। हमने सेक्शन 250 के सब सेक्शन 50 के अंदर हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल को पढ़ लिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 86 के अंदर, और हमने कॉल्ड अप कैपिटल को पढ़ लिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के अंदर। तो इस तरीके से हमने 4 कैपिटल को पढ़ लिया। अब हमारी 2 कैपिटल और बच रही है। एक कैपिटल और बच रही जो मेन होती है वो है पेड अप कैपिटल। क्या होती है? पेड अप कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद एक हमारी रिजर्व कैपिटल और होती है जनरली। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो अब लिखो जो पेड अप कैपिटल। पेड का मतलब क्या होता है? देखो पेमेंट के लिए मांगा। अब देखो इसी के आगे निकलेगी जो हमने पेड अप के लिए मांगी है, पेमेंट के लिए मांगी है, उसका जितना भाग सदस्यों ने चुका दिया है। क्या कर दिया है? सदस्यों द्वारा जो चुका दी गई है। ठीक है, तो वही हमारी पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से कॉल्स इन एरियर को अगर आप लेस कर दोगे तो आपकी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पेड अप कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो किसी फॉर एग्जांपल हमने 1000 शेयर इशू किए उस, ठीक है, 1000 शेयर इश्यू किए जिसमें से 8000 सदस्यों ने अभिदत्त कर दिए। तो उस 8000 सदस्यों ने जो अभिदत्त किए उसमें हमने प्रति शेयर 10 रुपए मांगे थे। ठीक है, तो प्रति शेयर जो 10 रुपए हम मांग रहे हैं वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, उस कॉल्ड अप में से अभी सदस्यों ने मान लो 6 रुपए उसमें चुका दिए, 10 रुपए के शेयर पर 6 रुपए तक की कॉल्स चुका दिए, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी? 6 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर भी हम निकाल सकते हैं। 10 - 6 = 4, तो 4 हमारी अभी तक कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। तो 8000 शेयर्स पे टोटल कितनी कहलाएगी? 8000 × 4 यानी कि 32 हमारी 32,000 जो है वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। और पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8000 × 6 48,000 हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? इधर रिवर्स में इधर उधर जाके भी आप अपनी पूंजी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए आप 5वें भी लिखिए पेड अप कैपिटल। इसलिए मैं आपको कह रहा था आपको ऑथराइज से लगाकर लास्ट तक इस यहां तक आना है, तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रदत्त अंश पूंजी, इसे क्या कहा जाता है? प्रदत्त अंश पूंजी।
पेड अप कैपिटल नाम से पता लग रहा है जितनी पेड कर दी गई है, क्या कर दी गई है, पेड कर दी गई है, तो सदस्यों द्वारा चुकाई गई पूंजी ही पेड अप कैपिटल कहलाती है। सदस्यों द्वारा जो पूंजी चुका दी जाती है, कौन सी पूंजी, जो शेयर पर मांगी गई है, सदस्यों द्वारा जो पूंजी चुका दी जाती है या चुकाई गई है, द कैपिटल, द शेयर कैपिटल which is paid by its members। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, पेड अप कैपिटल। ठीक है, और एक कैपिटल और होती है जनरली, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, और उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको बोलते हैं संचित अंश पूंजी। अगर इसके क्या है कि अगर मान लो एमओए के अंदर या आर्टिकल के अंदर ऐसा प्रावधान हो कि कंपनी की पूंजी का ऐसा भाग जिसे कंपनी के जीवन काल में ही मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा, जीवन काल में ही मांगा जाएगा, तो ऐसी अंश पूंजी क्या कहलाती है, वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है, वो रिजर्व कैपिटल कहलाती है, संचित अंश पूंजी कहलाती है। यानी कि कंपनी के अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा या मांगा जा सकता है, तो वो क्या हो गया, जब तक कंपनी समाप्त नहीं होगी तब तक वो एज ए रिजर्व पड़ी रहेगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रिजर्व कैपिटल रखा गया। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला आप लिख लो, मैं बताना रह गया था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, पेड अप कैपिटल बराबर कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्या होता है कॉल्स इन एरियर, तो जो अंशों पर राशि हमने मांगी है और जो अभी तक बकाया है वो कॉल्स इन एरियर कहलाएगी। जो सदस्यों ने चुकाई ही नहीं, जिस कॉल्स पे राशि हमने मांगी वो राशि उनके द्वारा नहीं चुकाई गई। आपने कंपनी अकाउंट्स आप पढ़ते हो जब अकाउंट्स के अंदर, तो आपने सारी चीजें पढ़ी होगी, बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल और सारी चीजें हमने पढ़ी होगी, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन में जितनी राशि आई है उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग क्या मांगते हैं, उनसे कॉल्स मांगते हैं, फिर हम बोलते हैं बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो अलॉटमेंट मांगा उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से हम सारी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है, तो अलग अलग कॉल्स में हम जो राशि मांगते हैं और वो सारी चीजें हमने पढ़ी होती है। ठीक है, कंपनी एक 2013 के अंतर्गत हम जानते हैं कंपनी अब अपने शेयर्स ओनली 8 पार या 8 प्रीमियम ही इशू कर सकती है, 8 डिस्काउंट वो इशू नहीं कर सकती। किसमें बोला गया, कंपनी एक 2013 के अंतर्गत बोला गया। तो ये भी ध्यान रखना, अब किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने का कोई अधिकार नहीं है, वो या तो 8 पार सम मूल्य पर या 8 प्रीमियम पर ही इशू करेगी। और किसी कॉल्स के अगर अंदर प्रीमियम नहीं लिखी हुई है तो हम प्रीमियम को जनरली कहां मानते हैं, अगर प्रीमियम का मेंशन है लेकिन वो कहां है पता नहीं चल रही है, तो हम उसको अलॉटमेंट के अंदर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसको हम कहां मानते हैं, अलॉटमेंट के अंदर। तो ये सारी चीजें आपने, और हालांकि यहां पर हम कंपनी में पढ़ सकते हैं लेकिन यहां पर इतना भी वो हमें जरूरी नहीं है। अदरवाइज ये चीजें आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो, यथानुपात बंटन जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, यथानुपात बंटन क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लो कंपनी ने एप्लीकेशंस कितनी दी, 10,000 के लिए, ठीक है, लेकिन 12,000 अंशों के लिए आवेदन आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एक तरीके से बोलेंगे कि शेयर हमारे पास 10,000 ही है लेकिन 12,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो रेशियो क्या बनेगा, 10,000 और 12,000 का रेशियो बनेगा, तो वो बनेगा 10:12। उसको और शॉर्ट करेंगे तो रेशियो बनेगा 5:6। यानी कि जिसने 6 शेयर मांगे उसे हम कितने शेयर देंगे, 5 शेयर देंगे। तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, शेयर अलॉट कर देंगे। आए समझ में, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रो रेटा एलोकेशन होता है। तो बहुत सारी चीजें और होती है इसके अंदर कंसेप्चुअल, लेकिन वो सब कंपनी के अंदर आप ऑलरेडी क्या करोगे, पढ़ोगे आप उसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो रिजर्व कैपिटल की जो मैं आपको बात कर रहा था, संचित पूंजी, तो लिखो इसमें कंपनी की अंश पूंजी का, कंपनी की अंश पूंजी का वह भाग, कंपनी की अंश पूंजी का वह भाग जिसे केवल समापन पर ही मांगा जाएगा।
कंपनी की अंश पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाएगा और वही कहलाती है कंपनी की रिजर्व कैपिटल। तो इस तरीके से ये कंपनी की जो सारी कैपिटल्स हैं वो पूरी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कंपनी की शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था कंपनी के शेयर्स दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। और कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, और अंश जो होते हैं वो चल संपत्ति होते हैं। मान लो आपको ये भी पूछा जा सकता है अंश जो है वो क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंश होते हैं, ऑप्शन ए चल संपत्ति, ऑप्शन बी अचल संपत्ति, ऑप्शन बी दोनों, ठीक है, और ऑप्शन डी दीर्घकालीन शेयर्स, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अंश को एक ही बात में ध्यान रखना, अंश हमारे चल संपत्ति में आते हैं। क्या आते हैं? चल संपत्ति। क्यों आते हैं चल संपत्ति में? क्योंकि शेयर्स का बिना किसी प्रतिबंध के आप हस्तांतरण कर सकते हो। ये मूवेबल एसेट है आपके। कौन सी है? मूवेबल एसेट्स है। अगर आपने अचल और ये सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा हो तो उसमें आपने वस्तुएं पढ़ी होगी, ये चीज आपने पढ़ी होगी। ठीक है, वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो संपत्ति चल होती है और अचल होती है। ये आपने सारा सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर भी पढ़ा होगा ये चीजें। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इधर उधर क्या होती है, कॉमर्स में को रिलेटेड होती है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अंश हमारे क्या होते हैं? चल संपत्ति होते हैं। क्या होते हैं? चल संपत्ति होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर्स, शेयर्स को क्या बोलेंगे? अंश। और मैंने बताया अंश क्या होता है? कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है? जिसे अंश कहा जाता है, शेयर कहते हैं इसको। कंपनी की पूंजी छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है जिसे क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, शेयर हमारे चल संपत्ति में आते हैं। किसमें आते हैं? चल संपत्ति। शेयर हमारे क्या होते हैं? चल संपत्ति कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक तरीके से कौन सी है? ये मूवेबल एसेट है। अंश जो है वो चल संपत्ति के रूप में आते हैं। ठीक है, तो मूवेबल एसेट है। तो अंश हमारे जनरली कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स हमारे जो होते हैं, शेयर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं क्षमता अंश पूंजी। क्या बोलते हैं? क्षमता अंश पूंजी। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश पूंजी। क्या बोला जाता है? पूर्वाधिकार अंश पूंजी। अब यहां पर एक बात और बता दूं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन इसका कोई टाइप्स नहीं होता। इक्विटी शेयर्स हमारे एक ही तरह के होते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसके वापस बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं। ठीक है, भागित होते हैं, पार्टिसिपल, नॉन पार्टिसिपल होते हैं। ठीक है, ये रिजर्व भी होते हैं, रिजर्व प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो इस तरीके से इसके काफी टाइप्स होते हैं। हालांकि भले मैं टाइप्स आपको यहां पर यहीं पर समझा दूंगा, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई टाइप नहीं होता है। अब मेजर डिफरेंस क्या है दोनों शेयर्स में, वो समझने वाली बात है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात करें, अंश पूंजी जो रियल होते हैं कंपनी के मालिक, वो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक तो वोटिंग पावर का अधिकार होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? इन्हें मताधिकार का अधिकार मिलता है। ठीक है, तो कंपनी के वास्तविक मालिक कौन होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कंपनी के में से वास्तविक मालिक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के वास्तविक मालिक कहलाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसके नाम से पता लगा, पूर्वाधिकार को अगर आप संधि करोगे, टुकड़े करोगे, तो क्या हो रहा है? पूर्व प्लस अधिकार। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, इनको कोई ना कोई पूर्व अधिकार दिए जा रहे हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इनको दो पूर्वाधिकार होते हैं जो इस शेयर कैपिटल से पहले दिए जाते हैं, जिनको इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले पूर्वाधिकार दिए जाते हैं। और वो दो पूर्वाधिकार कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो होता है कंपनी के लाभांश में, जब कंपनी को लाभ प्राप्त होता है तो कंपनी के लाभांश में, यानी कि डिविडेंड प्राप्त करने का, कभी के लाभांश क्या होता है? लाभों का एक भाग। ठीक है, तो
जब भी कंपनी को लाभ होगा तो उस लाभ का एक भाग यानी कि डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार इनको पूर्व में होता है। किससे? इक्विटी से पूर्व। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कंपनी का समापन होगा तो पूंजी वापसी का जो प्रथम अधिकार होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है। चाहे पूंजी कम पड़ रही हो तो सबसे पहले इनको दिया जाएगा। आया समझ में? तो पूर्वाधिकार इसलिए नाम इनका क्या रहेगा? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? आप किसको प्रीफर कर रहे हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, ये समझना है। ठीक है, तो ये दोनों में अगर सबसे मेजर डिफरेंस होता है तो मैं आपको लिखवा देता हूं। समता अंशधारी क्या होता है? कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? द रियल ओनर ऑफ कंपनी। कंपनी के रियल ओनर ये कहलाते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? इनको वोटिंग पावर होता है। ठीक है, एक तो लिख दो ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, तो लिखो इसमें एक्चुअल ओनर ऑफ कंपनी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इनको वोटिंग पावर होता है। क्या होता है? मताधिकार का अधिकार इनको होता है। और जब वोटिंग पावर होगा तो इनके पास सारे अधिकार हो जाएंगे कि बीओडी जो है उनका किस तरीके से नियुक्ति करनी है, साथ में मैनेजर्स कौन होंगे। ठीक है, कंपनी का प्रबंध संचालन किस रूप में होता है, हालांकि वो बीओडी करते हैं, हम जानते हैं कंपनी का प्रबंध संचालक तो बीओडी करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन एक्चुअल में मालिक कौन होते हैं? वास्तविक जो सत्ता है, वास्तविक कंपनी की जो मॉनिटरिंग है वो इनके हाथ में होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मताधिकार, क्योंकि मताधिकार का पावर ऐसा पावर होता है जिससे आप पूरी कंपनी की रूपरेखा तय करते हैं। एक तरीके से कंपनी आपके हाथ में ही है, समझने के लिए। ठीक है, आया समझ में आपको? तो ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। समता अंश वो होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं, ऐसा ही समता अंश की परिभाषा होती है, और कोई अलग से परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये तो अंश पूंजी की परिभाषा है कि कंपनी की पूंजी छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे अंश कहा जाता है। और अंश दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी क्या होती है? जो मैंने बताया था, जो अंश पूर्वाधिकार नहीं है वही हमारा इक्विटी है, जो अंश पूर्वाधिकार नहीं है। ठीक है, जो अंश पूर्वाधिकार नहीं है, द शेयर्स विच इज नॉट प्रेफरेंस इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, रियल ओनर कहलाते हैं, और इनको वोटिंग पावर मिलता है। अब लिखो पूर्वाधिकार अंश पूंजी के बारे में। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंश को क्या होते हैं कि दो पूर्व अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? दो पूर्व अधिकार होते हैं इनके पास। ठीक है, तो वो दो पूर्व कौन से होते हैं? यहां लिख लो, क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया ही है, तो शॉर्ट में यहीं पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो वो दो पूर्व वर्ग कौन से होते हैं? तो देखो, पहला तो होता है इनको लाभांश प्राप्ति का, डिविडेंड। लाभांश को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और डिविडेंड है कुछ भी नहीं है, जो लाभ है उसका एक भाग है, इसलिए इसको लाभांश बोला गया। और दूसरा क्या होता है डिविडेंड के अलावा? पूंजी वापसी का पूर्व अधिकार। पूंजी वापसी का मींस द प्रेफरेंस राइट्स ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, यानी कि जब भी कंपनी का समापन होगा तो पूंजी वापसी का इनको क्या होता है? पूर्व अधिकार होता है, प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहा जाता है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मैंने बताया था पूर्वाधिकार अंश बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिडीमेबल होते हैं, इररिडीमेबल होते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव होते हैं, नॉन कम्युलेटिव होते हैं, भागित और पूर्वाधिकार, पार्टिसिपल और नॉन पार्टिसिपल। इस तरीके से 7 से 8 इनके क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स होते हैं।
ठीक है, अब मैं बता देता हूं, जैसे रिडीमेबल की बात करूं तो रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, शोधनीय, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोधनीय या मोचनीय, मतलब ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका पुनः शोधन किया जा सकता है वो शोधनीय कहलाएंगे। ठीक है, और जिनका समय रहते शोध, मतलब जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जाता है वो इरिडीमेबल हो जाएंगे। बस आपको इतना छोटा छोटा कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, और एक होते हैं परिवर्तनशील और दूसरे होते हैं अपरिवर्तनशील। परिवर्तन का मतलब होता है जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको क्षमता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है तो वो क्या कहलाएंगे, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। और जिनको क्षमता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब वो रहेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिर ऐसे शेयर्स क्या कहलाएंगे, वो नॉन कन्वर्टेबल कहलाएंगे। तो इस तरीके से दो टाइप्स तो हमारे कौन से हो गए, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। दूसरे हो जाएंगे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तीसरे हो जाएंगे वो हमारे जो मैं बता रहा था, भागित और अभागित। ठीक है, पार्टिसिपल और नॉन पार्टिसिपल। और लास्ट नंबर चौथा कौन सा हो जाएगा, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। तो इस तरीके से हमारे 8 टाइप्स जो हैं वो इस पूर्वाधिकार अंशों के हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ बोले मैं लिख लेता हूं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का बहुत टाइप ध्यान रखना है, डेफिनेशन मैंने आपको साथ के साथ बता ही रहा हूं वैसे। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, यहां पर ज्यादा उलझने की बात ही नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इश्यू नहीं आएगा। तो पहला तो मैंने बोला था रिडीमेबल जो होते हैं हमारे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, इररिडीमेबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरे कौन से होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, इसको लिख लो आप, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय को एक नाम और बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोचनीय। ठीक है, शोधनीय मोचनीय। और इसको बोलेंगे अशोधनीय, मतलब जिनका शोधन नहीं किया जा सकता है। शोधन का मतलब क्या होता है, एक तरह से वापसी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब क्या कर रहे हो हम, एक तरह से वापसी हो रही है, मतलब जो शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब वो शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी को वापस पुनः से लौटा रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, एक तरीके से वापस दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बदले में उनकी पूंजी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अशोधनीय, ठीक है, फिर मैंने बताया कन्वर्टेबल, जिसको वो क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय, मतलब जिनका परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अच्छा, परिवर्तनीय कौन सा, जिसका समता अंशों में परिवर्तन किया जा सके, जिसका समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं आप। ठीक है, करवा सकते हैं। दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, अपरिवर्तनीय, जिनका समता में परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप हो गए। ठीक है, फिर लिखो पांचवा, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। अब कम्युलेटिव क्या होता है और नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, आइए बताइए। यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब कम्युलेटिव नॉन, देखो ऐसे पूर्वाधिकार, मान लो जिन अंशों पर आपने, मान लो कंपनी को लाभ कम हुआ या नहीं हुआ, तो कंपनी ने क्या करा कि उस दौरान, उस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने क्या किया, उनको डिविडेंड नहीं दिया, उन शेयर होल्डर्स को क्या है, डिविडेंड नहीं दिया। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि वो डिविडेंड जो है, जो इस साल के लिए नहीं दिया गया, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जो डिविडेंड होगा उसमें ये कम्युलेटिव हो जाएगा, मतलब संचित और ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर उनको क्या बोलेगा, डबल जो है डिविडेंड दिया जाएगा। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर, जिसमें क्या होता है कि डिविडेंड की जमा होने की सुविधा होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी इस साल में लाभ नहीं हुआ तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर जो लाभ होगा उसी पे देगी, ऐसा नहीं। जो लाभ इस साल का उनका बकाया रह गया है वो भी दिया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जिस शेयर्स के अंदर जो लाभ नहीं मिला तो अगले साल उस लाभ के जमा होने की एक सुविधा नहीं होती है, तो वो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। तो लिखो इसमें संचित पूर्वाधिकार अंश,
ठीक है, और ये लिखो असंचित। संचित और असंचित, ठीक है। और लास्ट में हमारे दो बच रहे हैं, वो लिखो भागित और गैर भागित, पार्टिसिपल और नॉन पार्टिसिपल। भागित और अब ये भागित और अभागित क्या होती है, यहां पर थोड़े क्या स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि मान लो कंपनी को लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, पहले किनको डिविडेंड देगी, इक्विटी और प्रेफरेंस में थे तो प्रेफरेंस वालों को देगी, प्रेफरेंस होल्डर को कंपनी ने क्या कर दिया, लाभ दे दिया, क्लियर, डिविडेंड दे दिया। अब कंपनी क्या करेगी, सेकंड स्टेज पे किनको देगी, इक्विटी वालों को देगी, इक्विटी वालों को भी अपना डिविडेंड देगी। फिर भी कंपनी के पास प्रॉफिट जो है वो काफी रिजर्व के रूप में रहता है, कंपनी के पास प्रॉफिट जो है वो अच्छा है, कंपनी ने अधिक के प्रॉफिट कमाया, तो क्या होगा कि इन भागित पूर्वाधिकारों को एक बार पुनः अधिकार मिलेगा कि बचे हुए लाभ का एक बार जो बचा हुआ शेष है उसको वापस क्या होगा, इन भागित जो पूर्वाधिकार अंश वाले होते हैं उनको और दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इस आधार पर इनका नाम क्या बना, भागित पूर्वाधिकार अंश। अगर कंपनी के पास लाभों की राशि बच जाती है, लाभांश, तो कंपनी प्रेफरेंस को देने के बाद इक्विटी को देगी और इक्विटी को देने के बाद उन बचे हुए लाभों का एक पुनः भाग जो है वो इन शेयर्स को दे देती है, तो वो भागित शेयर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर उनको पुनः नहीं मिलेगा तो वो अभागित हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, तो ये आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आप लिखिए कंपनी के जो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख, कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। देखो कंपनी के महत्वपूर्ण जो प्रलेख होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, जो मैं आपको कल बता रहा था। कंपनी के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं वो 3 होते हैं मुख्य रूप से। क्या होते हैं, 3। एक तो होता है पार्षद सीमा नियम, जैसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कंपनी के सारे अधिकार क्षेत्रों का उल्लेख होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी इन तीनों में वही होता है, और होता है पार्षद सीमा नियम, ठीक है। दूसरा होता है कंपनी के अंतर नियमों से संबंधित, इसलिए उसे बोला जाता है पार्षद अंतर नियम। और तीसरा हमारा जो होता है वो कहलाता है प्रविवरण। क्या कहलाता है, प्रविवरण, जिसे कंपनी बोलती है प्रोस्पेक्टस। क्या बोलती है, प्रोस्पेक्टस। तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख पढ़ेंगे। अब हमारे कंपनी के बचे हुए 2 या 3 पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। एक तो होता है ये वाले तीनों प्रलेख पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी का निर्माण के चरण। तो 4 चरण होते हैं, मैंने आपको बताया था। प्रमोशन, जिसको बोलते हैं प्रवर्तन। दूसरा होता है समावेलन, जिसे इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन। तीसरा होता है पूंजी अभिदान, जिसे बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और चौथा होता है हमारा व्यवसाय प्राप्त करने का प्रमाण, व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ठीक है, द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये चारों प्रक्रियाएं होती हैं। किस प्रक्रिया में क्या होता है वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, जो हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन इसके बाद वाला जो है वो, ठीक है। और अंत में हमारा जो सेशन होगा जिसके अंतर्गत हम कंपनी की कुछ मीटिंग्स देखेंगे, ठीक है, कंपनी की सभाएं जिसकी हम बात करते हैं, तो वो भी वहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कंपनी की वैधानिक सभा कब होती है, ठीक है, किस अवधि के लिए जारी की जाती है, कितनी बार होती है जीवन काल में, ठीक है। कंपनी की एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है, असाधारण जो वार्षिक सभा होती है वो क्या होती है, ठीक है। आपातकाल क्या कंपनी बैठक बुला सकती है क्या, वो देखेंगे। कंपनी के मिनट्स, कंपनी के एजेंडा, ठीक है, और ये कौन तैयार करता है, तो कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी होता है जो है, कंपनी का सचिव होता है, वो सारा प्रलेख संबंधी कार्य करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। और कंपनी सेक्रेटरी, हालांकि आपने कंपनी सेक्रेटरी हम नहीं समझेंगे यहाँ पर क्योंकि वो पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन जनरल आपको थोड़ा बता दूंगा, कंपनी का जो सचिव होता है वो कंपनी का आंख, आपने पढ़ा होगा, आंख, कान और क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहां तक जो करने के बाद हमारा जो कंपनी है वो हमारा पूरा यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इतने दिनों से हमारा चल रहा था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो हमारा 2 या 3 चीजें हमारे और बच रही है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। क्या बोलते हैं,
पार्षद सीमा नियम, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पार्षद अंतर नियम, जिसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ, ठीक है, ये आर्टिकल है CL, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा प्रविवरण, क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। ये हमारे क्या होते हैं, कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं। तो ये आपको यहां पर विशेष रूप से क्या ध्यान में रखना है कि कंपनी के जो प्रलेख होते हैं वो ये 3 टाइप्स के होते हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण। यही कंपनी के क्या कहलाते हैं, महत्वपूर्ण प्रलेख कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहीं पर मैं सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। हालांकि इनके अगर डेप्थ में हम जाएं तो बहुत ही लंबे लंबे लेक्चर्स हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड, हमारा पेपर ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड सिस्टमेटिक हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम ज्यादा उलझेंगे नहीं। जो मेन चीजें हैं वो इससे रिलेटेड में बता दूंगा, क्योंकि कंपनी के 5 पार्ट तक हम पहुंचे तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो मेन जो है वो आपको मैं समझा चुका हूँ। वो है हमारे कंपनी के टाइप से रिलेटेड पूछा जाता है एक तो, ठीक है। कंपनी की संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है कि निजी में मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, ठीक है। ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है जनरली, ठीक है। और कंपनी के रजिस्ट्रेशन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कंपनी के क्या नाम है, अपने जो टाइप्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा हमें पूछे जाते हैं। और दायित्व संबंधी, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। यहां तक भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट आसानी से कर लेता है, क्योंकि ये तो उन्हें जनरली पता होता है कि कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख 3 होते हैं, ठीक है। तो आइए छोटी छोटी बातें इन तीनों के अंदर मैं बता देता हूं, वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो वो सबसे पहले क्या है मैं बताऊं, देखो पार्षद सीमा नियम होता है जिसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, पार्षद सीमा नियम के बारे में क्या ध्यान रखना सबसे पहला, कि इसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंपनी का चार्टर भी कहते हैं इसको। पहले तो ये ध्यान रखना है, कंपनी का चार्टर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखो सारी चीजें यहां होती है, ये इंपॉर्टेंट है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण पहले अगर आप बोलोगे इन तीनों में भी तो वो हमारा पार्षद सीमा नियम है, क्योंकि यही कंपनी का संविधान कहलाता है। जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेटिक हमारा इंडिया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारा जो है हम बोलते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो है वो संविधान क्या है हमारा, ठीक है। हमारा जो भारतीय संविधान है जिसका गठन हुआ, तो वो हमारा क्या है, एक तरीके से क्या कहलाएगा, वो पूरे भारत की आत्मा है, ठीक है। और वापस जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो वैसे ही क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे पूरे इंडिया में अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। इस तरीके से पूरे संविधान के छत्रछाया में ही हमारा देश जो है वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो यहां पर भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो कंपनी है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रलेख है वो पार्षद सीमा नियम है, क्योंकि ये कंपनी का अधिकार क्षेत्र है, इसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। तो ये एक तरीके से कंपनी का संविधान होता है, एक तरीके से कंपनी के संविधान की भूमिका निभाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो लिखो कंपनी का संविधान भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके मैंने बताया था, इसके अंदर कुछ वाक्य होते हैं, मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है, सीमा नियम के अंदर कुछ वाक्य होते हैं कंपनी के, ठीक है। तो ये आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वाक्य क्या होते हैं तो मैं अभी आगे लिखवाने वाला हूं, जो मैं आपको इतनी देर बार बार कह रहा था कि कंपनी के अंदर 6 क्लोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नाम वाक्य, इसमें कंपनी के नाम का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो सार्वजनिक कंपनी है तो वो कंपनी कौन सी होगी वो नाम वाक्य में लिखा जाएगा, उसमें कंपनी का नाम होगा पूरा,
ठीक है। और अगर वो हम जानते हैं, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो नाम के अंत में लिमिटेड शब्द भी लिखा होगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी है यानी कि निजी कंपनी है तो नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। और अगर वो 1% कंपनी है तो नाम के अंत में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, क्योंकि ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो इस तरीके से क्या होगा, नाम वाक्य में कंपनी का नाम लिखा जाता है। सेकंड होता है स्थान वाक्य, प्लेस क्लोज, जिसके अंदर कंपनी का जहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी जहां व्यवसाय कर रही है तो उस संबंधित राज्य का नाम वहां पर लिखा जाता है। तो कंपनी का स्थान वाक्य में वो होता है। फिर थर्ड होता है पूंजी वाक्य, जिसमें कंपनी की कैपिटल मैंने आपको बता दिया, ऑथराइज कैपिटल एमओए के अंदर कह रहा था, वो यही वाली बात में बता रहा था, ठीक है। उसके बाद दायित्व वाक्य, कंपनी की क्या लायबिलिटी होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, क्या रूल्स होंगे, वो सारे लायबिलिटी के क्लोज में आएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है एक संघ वाक्य, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 5 या 6 क्या होते हैं कंपनी के क्लोज होते हैं। तो वो हमें पूरा, हाँ एक होता है हमारा उद्देश्य वाक्य थर्ड नंबर पे, जो कंपनी का सबसे मेन होता है वाक्य। उसमें कंपनी के उद्देश्यों का जो है वो पूरा उल्लेख किया जाता है कि कंपनी किन किन उद्देश्यों के लिए बनी है, ठीक है। प्रवर्तक ने प्रवर्तन के दौरान, जो मैं बाद में बताऊंगा कंपनी के निर्माण के चरण, तो प्रवर्तन ने कंपनी को बनाने के पहले क्या विचार किया, कंपनी के निर्माण की क्या कल्पना उसने की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें किस तरीके से कंपनी का समामेलन करवाया, कंपनी के क्या उद्देश्य होंगे, मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक उद्देश्य क्या होंगे, तो ये सारा होते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा अल्ट्रा वायरस प्रिंसिपल, जो एक तरीके से कंपनी अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाएगी तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाते हैं। यानी कि एक तरीके से क्या कहलाएंगे, कंपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर काम कर रही है तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, प्रतिबंध की ओर चली जाएगी। तो कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य भी नहीं कर सकती। तो कंपनी को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो वाक्य होते हैं वो यहां पर लिखे होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो एक बार तो यहां पर यह ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फिर आगे जाके मैं आपको थोड़ा डीपली वापस थोड़ा सिस्टमेटिक लिखवाने वाला हूं। एक बार यहां तक हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, फिर चलते हैं, ठीक है। और ये कंपनी का मौलिक दस्तावेज भी कहलाता है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए मैं पूरा सिस्टमेटिक वापस लिखवा लेता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्षद सीमा नियम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम, इसको बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, एमओए हम जो करते हैं वो ये हमारा एमओए होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में मेन चीजें हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने एमओए के बारे में क्या बताया, ठीक है। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। दूसरा मैंने क्या बताया, कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये कंपनी का मौलिक प्रलेख भी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, ठीक है, ये कंपनी का संविधान भी कहलाता है। कंपनी का अगर संविधान आपको कहे तो वो एमओए होता है। कौन होता है, एमओए होता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता है, ये कंपनी का विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण प्रलेख के रूप में होता है। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कि इसमें और क्या क्या होता है। तो मैंने बताया पार्षद सीमा नियम, देखो कंपनी की सीमाओं का उल्लेख होता है। यहां पर क्या होता है, कंपनी की सारी सीमाएं जो होती है वो एमओए के अंदर बताई जाती है कि कंपनी के क्या अधिकार होंगे, कंपनी किस क्षेत्र पे काम करेगी। कंपनी अगर रूल से बाहर जा रही है तो उसे अल्ट्रा वायरस प्रिंसिपल्स रूल्स कहा जाता है। और उससे जैसे बाहर जाती है कंपनी एक्ट क्या करता है, उसके ऊपर क्या कर देता है, एक तरीके से अनिवार्य प्रतिबंध लगा देता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने लीगल बिजनेस के आड़ में कोई अन्य बिजनेस करे, इस तरीके से नहीं कर सकती। तो हमें ये सब चीजें पता होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रलेख होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ वाक्य होते हैं, इसमें कुछ वाक्य होते हैं। तो इसके अंदर 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, 6 प्रकार के। तो आइए यहां पर यूं समझ लेते हैं हम।
पार्षद सीमा नियम के अंदर क्या होते हैं, क्लोजेज होते हैं, क्लोजेज। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको कह रहा था बार बार, आइए यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है नाम वाक्य। क्या होता है, जिसको बोलेंगे नेम क्लोज। देखो थोड़ा हमें डीपली जाना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पूरा अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे तो फिर वो 11th 12th के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, तो इनसे हमें आगे निकलना है, हमें तो बहुत डीपली पढ़ना है ना, तो फिर डीपली पढ़ना है तो आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे आप भी सोचेंगे कि सर बहुत डीपली जा रहे हैं, तो डीपली निश्चित रूप से मुझे जाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जितना डीपली हम जाएंगे, ठीक है, उतना जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना हम शार्पनेस आएगी, उतना हमारे अंदर निखार आएगा, उतना हम क्या होंगे, हमारे अंदर वो एग्जाम को फाइट करने की ताकत आएगी। जितना हम पूरी तैयारी करेंगे उतना हम मजबूत होंगे, और उतना मजबूत होने के बाद ही हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो सफलता जो है वो हम सब जानते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, ये बात भी आपको याद रखना। लेकिन वो एक दिन जरूर मिलती है, उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है, अविश्रांत परिश्रम करना पड़ता है, रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, और कंपटीशन की दुनिया है तो भीड़ से अलग होना है। तो आपको जितना डीपली पढ़ोगे उतना आप क्या होगे, गहरे होते जाओगे, और उतना ही आप क्या करोगे, एग्जाम को फाइट करने के लिए अंदर आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब, मैं डीपली जाता भी हूं तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि डीपली जाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमें सबसे अलग जाना है, सबसे अलग होना है, और सबसे अलग होंगे तभी हम क्या होंगे, सेलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो नेम वाक्य। दूसरा होता है हमारा स्थान वाक्य, इसको बोलेंगे प्लेस क्लोज। तीसरा होता है हमारा उद्देश्य वाक्य, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होता है हमारा उद्देश्य वाक्य। इसमें कंपनी के उद्देश्य लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, चौथा होता है हमारा दायित्व वाक्य या पूंजी वाक्य बोल दो। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी क्लोज। पांचवें पे होता है हमारा पूंजी वाक्य, इसको बोलते हैं कैपिटल क्लोज। अभी सारा एक ही बारे में समझा दूंगा किसमें क्या चीजें होती है। और इस लास्ट वाला होता है संघ वाक्य, इसको बोलते हैं एसोसिएशन क्लोज। तो इस तरीके से क्या होता है, ये 6 प्रकार के क्लोज होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं एक एक समझ लेते हैं। देखो नाम वाक्य क्या होता है, जिसके अंतर्गत सिर्फ कंपनी का नाम लिखा जाएगा, पूरा नाम होगा सिस्टमेटिक तरीके से। और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मैंने आपको बताया प्राइवेट लिमिटेड नाम के अंदर में लिखा जाएगा। पब्लिक कंपनी है तो कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड शब्द लिखा जाएगा, और 1% कंपनी है तो कंपनी के नाम के पीछे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा। ठीक है, और हम सब ने ये चीजें पढ़ी भी होंगी, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, हालांकि उतना हम लिखेंगे नहीं। रूल्स क्या होते हैं कि कंपनी का नाम आप जानते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम कोई राजा रानी या कोई ऐसे राजशाही तरीके का नाम नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम किसी फेमस व्यक्ति के नाम से मिलता हुआ जुलता हुआ नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिग् भ्रमित करे। ठीक है, मतलब कोई भी इस तरीके का नाम नहीं होना चाहिए जिससे क्या है कि किसी स्टेट के रूप में या किसी कंट्री को जोड़ता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के नाम के साथ में आपने बहुत सारे क्लोज जो पढ़े होंगे, तो वही चीजें इसमें आएगी। इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, इसमें क्या होता है, कंपनी का नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, राजा या राजघराना, नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, राजा, राजघराने, ठीक है, आदि से मिलता जुलता ना हो। ये चीजें आपने पढ़ी होगी सारी। ठीक है, ये होता है स्थान, जहां पर कंपनी ने जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया तो संबंधित राज्य का नाम, संबंधित राज्य का नाम जहां पर क्या हुआ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर होता है उद्देश्य वाक्य, इसमें कंपनी के उद्देश्य लिखे जाते हैं। ठीक है, और उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य उद्देश्य, दूसरे होते हैं सहायक उद्देश्य जिनकी प्राप्ति के लिए कंपनी क्या करती है, मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक उद्देश्य बनाती है, और तीसरा होते हैं कंपनी के अन्य उद्देश्य जो होते हैं वो। ठीक है, तो इन सबका उल्लेख व्यवस्थित तरीके से करना होता है। इसमें कंपनी की लाइबिलिटीज होंगी,
दायित्व लिखे जाएंगे। ठीक है, इसमें कंपनी की पूंजी, और मैंने बताई थी कौन सी पूंजी होती है, वो ऑथोराइज्ड कैपिटल यहां लिखी जाती है। ठीक है, और ये लास्ट में जो एसोसिएशन वाक्य, इसका कभी पूछते हैं स्टूडेंट अकाउंट में, एसोसिएशन में एक्चुअली क्या होता है, जिन अभिदाताओं ने अंश पूंजी ली है उनका सारा उल्लेख यहां पर लिखा जाता है एसोसिएशन क्लोज के अंदर। ठीक है, जो पूंजी अभिदाताओं द्वारा ली गई है उन सबका उल्लेख यहां होता है उनके नाम सहित, साथ में उन सभी के हस्ताक्षर भी यहां पर होने अनिवार्य है, अभिदाताओं के नाम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पर एमओए पूरा होता है। हालांकि इनको डीपली लिखना हो तो मैंने बता दिया, इसमें बहुत सारी चीजें और होती है नाम वाक्य में। कंपनी का नाम मिलता जुलता न होना चाहिए, दिग्भ्रमित करने वाला कंपनी का नाम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी कंपनी के नाम क्योंकि समझ में होती है। साथ में नाम वाक्य में और क्या होना चाहिए, ठीक है, कंपनी के पार्षद नियमन में ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो कि पहले से क्या है किसी पंजीकृत कंपनी से मिल रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा अवांछित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जिससे डायरेक्टली लगे कि इस राज्य का या इस राज्य की सरकार का उस कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव है, इस तरीके का भी कोई नाम नहीं होना चाहिए। कोई दिग्भ्रमित करने वाला नाम कंपनी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सीधे सी बात है, जब आप नाम के लिए उल्लेख करोगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा, तो देखो इन सबके लिए एक एक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहां पर कंपनी पढ़ रहे हैं हम, कोई एकल व्यापार नहीं है। जो मैंने आपको बताया था ये कंपनी है, तो कंपनी के अंदर क्या होंगे, रूल्स और रेगुलेशन पूरे सिस्टमेटिक चलते हैं। ठीक है, आपने नाम जब कंपनी का दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास संविधान जो रजिस्ट्रेशन जो है हमारा पंजीयक रजिस्ट्रार जिसका कार्यालय संबंधित राज्य में होगा, उसको जब आप नाम रख के जो डिसाइड करके आप दोगे तो उस नाम को क्या करना पड़ेगा, विधिवत आवेदन के रूप में देना होगा। तो पंजीयक रजिस्ट्रार के पास क्या होता है कि एक अधिकार होता है कि वो नाम देने की तिथि से 60 दिन के अंदर उस नाम को निरस्त भी कर सकता है। कितना, 60 डेज। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई नाम दिया, पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम मैंने दिया, ठीक है, कोई भी नाम दिया मैंने, और उसके सामने मैंने पीछे नाम के साथ में आपको पता है, जैसे मैंने निजी कंपनी है हमारी, प्राइवेट कंपनी है, तो मैंने कोई नाम लिखा, ठीक है, जैसे एबीसी हो गया तो मैंने लिखा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो पता लग जाएगा कि एक निजी कंपनी है। अब वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संबंध में अगर संबंधित पंजीयक रजिस्ट्रार को कोई अवांछनीयता पता लगती है, ठीक है, या लगता है कि ये नाम जो है वो सही नहीं है, या किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, या केंद्र सरकार की राय में वो अवांछनीय नाम है, या दिग्भ्रमित करने वाला नाम है, ठीक है, तो कंपनी या सिस्टमेटिक नहीं है, तो वो किसी भी कंडीशन में उस नाम को 60 दिन के अंदर, आवेदन की तिथि से 60 दिन के अंदर क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, निरस्त किया जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इस स्थान में मैंने बता ही दिया, जहां संबंधित राज्य है उससे संबंध में आवेदन किया जाएगा और ये सारी चीजें होगी। ठीक है, और उद्देश्य मैंने बता दिया, कंपनी के सारे उद्देश्य बताए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्य वाक्य, इसमें मुख्य सहायक और अन्य उद्देश्य रखे जाते हैं। दायित्व वाक्य में कंपनी के दायित्व बताए जाएंगे, चाहे वो अंशों द्वारा सीमित हो, गारंटी द्वारा सीमित हो। ठीक है, सीमित कंपनी है तो भी कंपनी के जो दायित्व होंगे वो सारे यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट उल्लेखित किए जाएंगे। ठीक है, पूंजी वाक्य के अंदर कंपनी की पूंजी, और मैंने बताया था इसमें ऑथोराइज्ड पूंजी का उल्लेख किया जाता है, और संघ वाक्य के अंदर जो अंश अभिदाताओं द्वारा लिए जाते हैं उन सब के अंशों की डिटेल्स यहाँ पर संघ वाक्य में लिखी जाएगी। ठीक है, और सभी अभिदाताओं के उस पर हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। ये सारी चीजें आपको यहां तक पता होगी तो निश्चित रूप से आपको क्या लगेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा पार्षद सीमा नियम से रिलेटेड तो आप गलती नहीं करोगे। अब चलते हैं पार्षद अंतर नियम की ओर। दूसरा हमारा है पार्षद अंतर नियम। ठीक है, पार्षद अंतर नियम जिसे हम कहते हैं, पार्षद अंतर नियम, जिसको मैंने क्या बोला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा क्या होता है कि उससे आसान होता है, और पार्षद सीमा नियम के अंदर एक बात और जो मैं बता दूं, पार्षद सीमा नियम में आप आसानी से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार आपने जो पार्षद सीमा नियम आपका तय हो गया, एमओए बन गया, तो उसमें आसानी से बार बार आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या होता है, कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, कंपनी की आंतरिक संरचना किस तरीके से होगी, कंपनी किस तरीके से गठित हुई है, और कंपनी किस तरीके से इंटरनल रूल्स को फॉलो करते हुए चलेगी ना, वो सारे कंपनी के अंतर नियम कहलाते हैं। तो अंतर नियम क्या होते हैं कि पार्षद नियम से थोड़े से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि थोड़े से उदार होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है,
तो पार्षद सीमा नियम के अंदर आसानी से कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अंतर नियमों में क्या कर सकते हो, कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा इसमें क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। तो ये आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कंपनी के क्या होते हैं, आंतरिक नियम होते हैं। शॉर्ट में हम क्या समझेंगे, ये कंपनी के आंतरिक नियम है एक तरीके से, कंपनी के आंतरिक नियम। ठीक है, तो इस तरीके से आज के सेशन को अभी हम यही क्लोज करेंगे और नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम एओए से हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अगले 2 या 3 सेशन के अंदर हमारा कंपनी भी यहां से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।